हेलो प्यारे बच्चों, आई एम सुबोध कुमार सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखिए प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि सीबीएसई टर्म 2 का जो भी सिलेबस दिया गया था, हम उसकी तैयारी को लेकर के आपके सामने आएंगे और जो भी कंटेंट देंगे, है ना, जो भी हम लोग आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, वो कंटेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन किया गया है ना। तो आप लोग उसको क्या करेंगे, एक अच्छे से नोट तैयार करेंगे, है ना। जो भी हम आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे उसका आप लोग अच्छे से नोट तैयार करेंगे और उसका प्रिपरेशन आज से ही आप लोग शुरू कर देंगे, है ना। और रही बात वीडियो लेक्चर की कंटिन्यूटी की, तो हमारी तरफ से कोशिश रहेगी कि पर डे शाम तक, है ना, 6 to 7 तक आपको वीडियो लेक्चर मैं प्रोवाइड कर दूं आपको, है ना। तो आप हमसे जुड़े रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, अभी हम आपके चैप्टर को स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के साथ, है ना। और करना क्या है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को जितना जल्दी हो, है ना, वहां तक पहुंचा देंगे। इसलिए क्योंकि मेरी एक बहुत बड़ी इच्छा है कि हम आपके सामने लाइव आए, है ना। और जब हम आपके सामने लाइव आएंगे तो उस समय मेरा मकसद है कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ आए, है ना, जो कि इसी चैप्टर के बाद स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कीजिए, है ना। और रही बात आपके एग्जाम के बेहतरीन तैयारी को लेकर के, तो उसके लिए हम आपके साथ लगातार बने हुए, है ना। पिछले बार हम लोगों ने बीएससीबी पे काम किया था, अब हम लोग लगातार, है ना, जो भी टीम मेंबर है हमारे, वो लगातार सीबीएसई के कंटेंट पे काम कर रहे हैं। ओके, चलिए, तो हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं विद केमिकल काइनेटिक्स। अच्छा, केमिकल काइनेटिक्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि अच्छा खासा कंसेप्चुअल सवाल यहां से आता है। और हर साल, है ना, हर साल लगभग 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ इसी चैप्टर से पूछा गया होता है। इसमें आपसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, है ना, दोनों तरह के क्वेश्चन को रखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम समझते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स जो हमारा चैप्टर है, इस टर्म का मतलब क्या है। तो ध्यान देना बच्चों, केमिकल से मतलब है यहां पर केमिकल रिएक्शन, है ना। केमिकल से मतलब क्या है भाई, केमिकल रिएक्शन। और काइनेटिक्स से मतलब है काइनेसिस, है ना, या फिर आप मूवमेंट बोल सकते हो। यहां मूवमेंट का मतलब हम लिख रहे हैं स्पीड या फिर रेट, है ना। तो यदि हम दोनों को ऐड करें तो क्या निकल के आता है, केमिकल रिएक्शन के होने के रेट को, केमिकल रिएक्शन के होने के रेट को हम क्या बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। हो सकता है कि केमिकल रिएक्शन का डायरेक्शन सिर्फ फॉरवर्ड हो रहा हो, यदि रिएक्शन रिवर्सिबल होगा तो रिएक्शन बैकवर्ड भी आएगा। तो रिएक्शन के होने का जो दर है, जो रेट है, उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। यदि आप इसको सिंपल टर्म में डिफाइन करना चाहेंगे और आप अपने नोटबुक में लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म बाय विच रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एक्सेट्रा, है ना। इसी सब के प्रेजेंस में हमारा रिएक्शन क्या होता है, आगे की तरफ, या रिएक्शन रिवर्सिबल होगा तो बैकवर्ड शिफ्ट होता है। ओके, तो केमिकल काइनेटिक्स को डिफाइन करने के बाद हम इसके सबसे इंपॉर्टेंट टर्म पे आ रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं यहां पर रेट, है ना, रेट। केमिकल रिएक्शन के होने के रेट को हम लोग बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो भाई रेट क्या है, देखो, रेट आप किसी भी चीज का जब आप बताते हैं तो किसके रेस्पेक्ट में बताते हैं, यस, टाइम के रेस्पेक्ट में बताते हैं ना। हो सकता है कि आपके लिखने की रेट कुछ और हो सकता है बोलने की, यदि हम रेट की बात कर ले तो मान लीजिए, ऐसे समझिए इसको कि कोई 1 सेकंड में 1 वर्ड बोल रहा हो और कोई 1 सेकंड में 2 वर्ड बोल रहा हो, तो आप समझ पा रहे हैं, आप बोलने के रेट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हैं। जैसे फिजिक्स में हम लोग बोलते हैं कि कोई कार है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रही है और कोई दूसरी कार है भाई जो 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप देख रहे हैं कि किसी भी चीज के रेट को हम हमेशा किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो केमिकल रिएक्शन के होने के रेट को भी हमने क्या बोला भाई, केमिकल रिएक्शन के होने के रेट को भी हम लोग किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में।
तो हम यहां पर लिख रहे हैं अभी चेंज इन एनी क्वांटिटी, चेंज इन एनी क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है भाई, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। और केमिकल रिएक्शन के रेट को यदि हमें डिफाइन करना होगा, हम अगले पेज पे चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना। हम अगले पेज पे चलते हैं और हम डील कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन से हमारा मतलब है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ओके। और केमिकल रिएक्शन के रेट को हम दो टर्म के रेस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे, एक तो कॉन्सेंट्रेशन के रेस्पेक्ट में और दूसरा हम डिफाइन करेंगे प्रेशर के रेस्पेक्ट में बच्चों, ओके। आ रहा सबको समझ में? कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर के रेस्पेक्ट में जब आप रेट को डिफाइन करने जाइएगा तो रेट का डेफिनेशन आपने क्या लिखा था, चेंज इन एनी क्वांटिटी। यहां कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर है तो हम क्या लिखेंगे भाई, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन या फिर प्रेशर, है ना। कॉन्सेंट्रेशन या फिर प्रेशर किसका, रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट का, है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर की जब भी बात कीजिएगा तो आप रिएक्टेंट के लिए भी बात कर सकते हैं और प्रोडक्ट के लिए भी बात कर सकते हैं, ओके। रिएक्टेंट को मैंने R से रिप्रेजेंट किया है, प्रोडक्ट को P से। तो हम क्या लिख रहे हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट या फिर यस प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना। दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। यदि आप इसको एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देना चाहें तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर लिखेंगे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट R या प्रोडक्ट P विद रेस्पेक्ट टू टाइम। दिस, यही मैथमेटिकल फॉर्म कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर के रेस्पेक्ट में हमने रिएक्शन को डिफाइन किया है, ठीक है, उसके रेट को। क्लियर है? आप चाहें तो पहले बात कॉन्सेंट्रेशन के लिए भी कर सकते हैं या प्रेशर के लिए भी कर सकते हैं। हम यहां पर क्या करने जा रहे हैं, हम यहां पर बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं, आप बस ध्यान से समझ लीजिए। हम इसको थोड़ा ऊपर ले जा रहे हैं। हम अब क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को एक बार कॉन्सेंट्रेशन और एक बार प्रेशर के टर्म में बस मैथमेटिकल फॉर्म अलग अलग लिख देते हैं। इससे क्या होगा कि हम इसका एक यूनिट बना पाएंगे, है ना। तो यूनिट कैसे बनता है जरा ध्यान से समझिएगा। पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम कॉन्सेंट्रेशन के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या लिखेंगे भाई, यस, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, है ना, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R और प्रोडक्ट P विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ओके। चलो, अच्छा, यदि प्रेशर के रेस्पेक्ट में दिखाना होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या लिखिएगा भाई, चेंज इन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट R या प्रोडक्ट P विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ओके। आप सोच रहे होंगे कि सर जब आप लिख ही दिए थे एक बार तो आप दोबारा रिकॉल क्यों किए हैं। देखिए, दोबारा रिकॉल करने के पीछे का मेरा एक ही लक्ष्य है कि आप इसके यूनिट को बता पाए। जरा ध्यान से समझिएगा। अभी आप मुझे बताएं, यदि हम रेट ऑफ रिएक्शन को कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में डिफाइन करें और यदि हम रेट ऑफ रिएक्शन को प्रेशर के टर्म में डिफाइन करें तो यूनिट तो अलग अलग आएगी ना भाई, यूनिट तो अलग अलग आएगी। अब मुझे बताएं सभी लोग कि यदि हम कॉन्सेंट्रेशन के रेस्पेक्ट में उसके यूनिट को यदि हम निकालें तो यूनिट निकालिए सभी लोग मेरे साथ, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। और कॉन्सेंट्रेशन कहने का मतलब होता है मोलैरिटी। सभी बच्चों को पता होता है ये कि सर जब भी हम लोग केमिस्ट्री में कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं तो उसका मतलब ही होता है मोलैरिटी, और मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। तो हम कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट लिख रहे हैं मोल पर लीटर, ओके।
अच्छा, टाइम को तो आप सेकेंड में रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये तो यूनिट हो गई, कॉन्सेंट्रेशन के रेस्पेक्ट में निकाले गए रेट की। यदि आप प्रेशर के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो उसका यूनिट क्या होगा भाई, प्रेशर का यूनिट सर एटीएम, ऐसा यूनिट एटीएम, और टाइम को तो सेकेंड, ऊपर जाएगा तो सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा फाइनली एटीएम पर सेकेंड। क्या ये बच्चों सभी का क्लियर है? क्या सभी बच्चों का ये पॉइंट क्लियर है? यदि ये पॉइंट सभी का क्लियर होगा तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे कि सर ये कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है, ठीक है। हम आपके कमेंट का वेट करेंगे, ठीक है। और यदि कोई ऐसा डाउट बन जाए तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं, ओके। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हम इससे फिर आगे बढ़ते हैं, ओके। चलो ओके, वीडियो बन रही है तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं। जब हम रेट को डिफाइन कर लिए हैं कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर के रेस्पेक्ट में, और इसके जब यूनिट को भी यदि हम निकाल लिए हैं, तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं एक छोटे से रिएक्शन की तरफ, जिसको आप सभी लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। देखो, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो हमें पता होता है कि सर वहां पर रिएक्टेंट जो है ना, वही जब डिकम्पोज होता है, जब टूटता है, तब जाकर के क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। ऐसा ही होता है सर, ठीक है। अच्छा, कोई भी रिएक्शन हो, यदि जिस समय रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है ना, यानी इनिशियल टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है, इनिशियल टाइम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इनिशियल टाइम T1 मान लेते हैं। उस समय सर रिएक्शन चूंकि स्टार्ट नहीं हुआ है तो प्रोडक्ट तो नहीं बना होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या पड़ा होगा, तो रिएक्टेंट पड़ा होगा। मान लेते हैं रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन C है, फुल अमाउंट में पड़ा हुआ है, ठीक है। सर प्रोडक्ट चूंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो प्रोडक्ट जीरो होगा, ये तो कंफर्म है ना सभी बच्चों का। प्रोडक्ट कैसा होगा, जीरो, चूंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। किसी टाइम T2 पर, है ना, जिसको हम अभी फाइनल टाइम दे देते हैं, हम जो भी पॉइंट ऑब्जर्व कर रहे होंगे, जो भी टाइम ऑब्जर्व कर रहे होंगे, तो फाइनल टाइम को हम यहाँ T2 नाम दे देते हैं। जाहिर सी बात है सर, कुछ समय बाद रिएक्टेंट हमारा धीरे धीरे खत्म होगा और वो प्रोडक्ट बना रहा होगा। तो मान लीजिए जो कुछ खत्म हो गया है, जो प्रोडक्ट बना लिया है, तो बचे हुए रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को हम C1 बोल देते हैं, और जो कुछ प्रोडक्ट का बना है उसको हम क्या बोल देते हैं, C2 बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बालक, C2 बोल देते हैं, ओके। तो हम यदि यहां से पूछें कि यदि हमें आप बताइए रेट, जैसा कि आपसे हमने डिफाइन किया था, और कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर को लेकर के जब हम रेट को डिफाइन किए हैं तो हम लिखे हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। और आपको पता है कि सर चेंज जब भी निकालना होता है तो फाइनल माइनस इनिशियल निकालते हैं। चूंकि कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन में से इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन घटा लेंगे, ओके। तो हमारे पास एक रिएक्शन था, टाइम T1 पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन फुल अमाउंट में पड़ा हुआ है C, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ इसलिए प्रोडक्ट जीरो, और जब टाइम T2 पे पहुंचा है तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन C1 बचा हुआ है और कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बन गया है, तो वो कितना है, C2 है। तो यदि हम आपसे पूछे कि हमें रेट बताइए किसका, रिएक्टेंट का, तो आप क्या कीजिएगा, वही चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो रिएक्टेंट का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना बचा हुआ भाई, C1, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C। जाहिर सी बात है सर ये फुल अमाउंट में पड़ा हुआ था, ये थोड़ा बहुत कुछ कम हो गया होगा, तो कम में से ज्यादा को घटाइएगा तो मुझे बताओ वैल्यू तो निगेटिव ही आएगी ना। और टाइम कहां से कहां देख रहे हैं, T2 से T1 का, तो मुझे बताओ C1 माइनस C, इसको हम लिख रहे हैं डेल्टा C, और T2 माइनस T1 को हम लिख रहे हैं यहां पर डेल्टा T। अच्छा, ये वाला वैल्यू यहां पर निगेटिव है, क्यों भाई, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल वैल्यू ज्यादा है तो वैल्यू कैसी आएगी, निगेटिव। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप रिएक्टेंट के रेट की बात कर रहे होंगे वैल्यू हमेशा निगेटिव रहेगी, हमेशा। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी बच्चों का? चलो अब देखते हैं हम लोग रेट किसका भाई, प्रोडक्ट का। सभी लोग बताइएगा अभी। तो मुझे बताओ प्रोडक्ट के लिए यदि हम बात करें तो प्रोडक्ट का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन C2
और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0 और टाइम वही है T2 माइनस T1। तो मुझे बताओ यहां जो चेंज आने वाली है डेल्टा सी, कॉन्सेंट्रेशन का जो चेंज आने वाला है, टाइम के चेंज को डेल्टा टी, तो मुझे बताओ ये वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नहीं होगी? होगी पॉजिटिव, क्योंकि सर C2 में से 0 घट रहा है, कुछ नहीं घट रहा है, तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। तो याद रखना बच्चों, ये आपसे सवाल पूछा जाएगा, है ना। सीबीएसई वाले इस पे खूब फोकस करते हैं कि यदि हम रिएक्टेंट के रेट को बताएं तो हमारा वैल्यू नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। हमेशा याद रखिएगा कैसा होगा, नेगेटिव। और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में बात कीजिएगा तो वैल्यू हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे बढ़े। चलिए हो गया, तो हम आगे बढ़ते हैं और आपसे हम डिस्कस करने चल रहे हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन को लेकर के। तो यदि हम आपसे टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करें तो हम यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे दो तरह के रेट को या फिर दो तरह के रिएक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं, जिसको हम एक पहले में डाल रहे हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और दूसरा आपके पास आएगा इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, चलो ये दो तरह के रिएक्शन को हम यहां पर डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को लेकर के, ठीक है भाई। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, देखो जैसे हम ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ाते हैं ठीक उसी तरह से आपको ये नोट्स तैयार करवा रहे हैं ताकि आपका प्रिपरेशन बेस्ड हो। ओके, चलो अच्छा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है आप सोचिए थोड़ा सा। हाँ सर, यदि किसी गिवन टाइम इंटरवल को दे करके, है ना, कि जैसे मान लो कोई रिएक्शन 60 मिनट में पूरा होता है तो 45 मिनट पर आकर के चेक कर रहे हैं कि भैया अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। नहीं, मतलब रिएक्शन हमारा रिएक्टेंट कितना डिकम्पोज होकर के प्रोडक्ट बना लिया। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी गिवन टाइम इंटरवल पे जा करके जब हम रिएक्शन को चेक करते हैं, है ना, एक टाइम इंटरवल देना होगा आपको, और तब हम किसी रिएक्शन के रेट को बताते हैं तो वो कहलाता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, और मान लो फटाक से आपको बताना है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या चल रहा है, यानी 15वें सेकंड पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, 25वें सेकंड पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो आप एकदम पर्टिकुलर पॉइंट पर रेट ऑफ रिएक्शन चेक करना चाहते हैं, इंस्टेंट चेक करना चाहते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले हम आपसे बात कर रहे हैं एवरेज वाले पे, फिर हम आ जाएंगे इंस्टैन्टेनियस पे, ठीक है। तो हम यहां पे डिफाइन कर रहे हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को, द रेट ऑफ रिएक्शन विच इज मेजर्ड, है ना, विच इज मेजर्ड ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल, है ना, अ गिवन टाइम इंटरवल। एक समय देकर के जब आप किसी रेट ऑफ रिएक्शन को आंकते हो तो वो क्या कहलाता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। जाहिर सी बात है कि यदि आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, यदि आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के लिए बताइएगा, है ना, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के लिए बताइएगा बालक, सॉरी, यदि आप रिएक्टेंट के लिए बताइएगा तो मुझे आपके लोग सजेस्ट करें रिएक्टेंट के लिए वैल्यू कैसी आएगी सर, निगेटिव आएगी, ये कंफर्म है। और यदि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात यदि आप प्रोडक्ट के लिए कीजिएगा, किसके लिए कीजिएगा, प्रोडक्ट के लिए, तो वैल्यू कैसी रहेगी सर, तो पॉजिटिव रहेगी। क्या ये कॉन्सेप्ट सभी का क्लियर है? और डेल्टा सी कैसे निकालते हैं, एक गिवन टाइम इंटरवल होगा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन देख लीजिएगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था, दोनों का चेंज डेल्टा सी
और टाइम इंटरवल आप क्या दे रहे हैं उसी का चेंज डेल्टा टी, वैल्यू को रखिएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप अपने नोटबुक में इसको नोट डाउन करते चले। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम अब बात करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में ग्राफिकल मेथड को लेकर के, ठीक है। अच्छा, ग्राफिकल मेथड सभी बच्चों को पता है। ग्राफिकल मेथड यदि हम देखें, चूंकि ये रिवाइज कोर्स चल रहा है इसलिए हम बोले हैं कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए, है ना। तो हम बात कर रहे हैं ग्राफिकल, है ना, ग्राफिकल मेथड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, हमारे पास दो एक्सिस है, एक है हमारे पास एक्स एक्सिस, दूसरा है हमारे पास वाई एक्सिस, ठीक है भाई। एक है हमारे पास एक्स एक्सिस, दूसरा है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम रख रहे हैं टाइम टी को और वाई एक्सिस पर हम रख रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन को, ठीक है भाई, कॉन्सेंट्रेशन को रख रहे हैं। अब आप लोग मुझे सजेस्ट करें, मुझे कमेंट में जवाब चाहिए भाई, है ना। ऐसा नहीं कि सर चूंकि ये रिकॉर्डेड फॉर्म वीडियो जा रहा है तो आप मुझे जवाब ही ना दो। देखो, हम चाहते हैं कि हम आपसे लाइव इंटरेक्ट हो, है ना। तो ये आपको तो पूरा करना पड़ेगा भाई, है ना। चलो, ये आप खुद कर लोगे, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है ना, आप खुद कर लोगे इसको। और जितना जल्दी हो सके, है ना, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसको, है ना। चलो हम आगे बढ़ते हैं। जरा देखो, हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए ग्राफ फॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे बताओ, कोई भी रिएक्शन होता है तो उसमें रिएक्टेंट तो फुल कॉन्सेंट्रेशन में पड़ा होता है ना भाई। वीडियो बन रही है ना भाई, ओके। तो उसमें रिएक्टेंट तो फुल कॉन्सेंट्रेशन में पड़ा होता है सर, प्रोडक्ट उस समय 0 होता है। इनिशियल की बात कर रहे हैं बालक। और जैसे तो मान लो रिएक्टेंट यही ना है कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट फुल अमाउंट में पड़ा हुआ है, ठीक है, यहां पर। और जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे रिएक्टेंट खत्म हो रहा है, वैसे वैसे रिएक्टेंट क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, ठीक है। और जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना लिया और रिएक्शन यदि रिवर्सिबल हुआ तो प्रोडक्ट जो 0 था वो भी धीरे धीरे अब क्या बनाने लग जाएगा, रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देगा। रिएक्टेंट खत्म होकर के प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोडक्ट क्या बनाना शुरू कर रहा है, रिएक्टेंट। ये रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ग्राफ है बालक। ये किसका ग्राफ है सर, रिएक्टेंट का। और ये किसका ग्राफ है, प्रोडक्ट का। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्राफ देकर के यदि आपसे कभी पूछा जाए कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रिएक्टेंट का, या फिर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट का पूछ ले, आपको वैल्यू दे दे, तो आप कैसे उसे डील करेंगे। तो हम ऐसा कर रहे हैं, इस ग्राफ को हम अब रिएक्टेंट के लिए अलग और प्रोडक्ट के लिए अलग फॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं इसे एक साइड में रख देता हूं बालक, है ना। चलो, एक साइड में हो गया ये। अब आ जाओ सिर्फ व सिर्फ रिएक्टेंट पे। किस पे आ जाओ आप, हाँ, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए ही बात कर रहे हैं। उसमें भी हम सबसे पहले बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट के लिए ग्राफिकल मेथड से कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो यही था हमारा ग्राफ। ये कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस, ये वाला कोऑर्डिनेट 0। रिएक्टेंट फुल कॉन्सेंट्रेशन में पड़ा हुआ था सर और वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था, ठीक है। आप 2 टाइम इंटरवल मार्क कर लीजिए, ठीक है, 2 टाइम इंटरवल आप मार्क कर लीजिए। ये जो एक्स एक्सिस है ये आपका टाइम का ग्राफ है, टाइम का लाइन रहेगा। और ये वाई एक्सिस पर हम किसको रखे हुए थे, कॉन्सेंट्रेशन को। रिएक्टेंट खत्म होकर के प्रोडक्ट बना रहा है। आपने 2 टाइम इंटरवल मार्क कर लिया। ये था आपका T1 और ये था आपका T2। T1 के रेस्पेक्ट में ये C1 और T2 के रेस्पेक्ट में ये आपका बोलो C2। रिएक्टेंट के लिए बात कर रहे हैं, ये किसका ग्राफ है, रिएक्टेंट का ग्राफ है। तो यदि हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाले रिएक्टेंट का, तो अभी जस्ट बताएं, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन सर
C2, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सर C1, टाइम का डिफरेंस यही T2 माइनस T1। तो मुझे बताओ C2 माइनस C1, C2 माइनस C1, आप मुझे बताओ ना भाई, ये वाली वैल्यू जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ती है वैल्यू बढ़ती जाती है ना, यानी ये वाला वैल्यू सर ज्यादा होगा, ये वाला वैल्यू कम होगा, कम में से ज्यादा घटाइएगा तो क्या वैल्यू निगेटिव नहीं आएगी? आएगी ही ना भाई। तो मैंने जो आपको पहले जो सजेस्ट किया था, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में रिएक्टेंट की वैल्यू हमेशा निगेटिव होगी, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, समझ में आ रहा सभी को? प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव होगी, उसका भी देख लेंगे। तो हमने अभी ग्राफिकल मेथड से ये वाला वैल्यू निकाल लिया। मान लो यदि हम कुछ वैल्यू पुट आउट कर देते हैं, जैसे ये आपका मान लीजिए ये 8 मोल है, ये 10 मोल है, तो C2 का वैल्यू रख दीजिए 8 माइनस 10 माइनस 2 निकल के आ रहा है। अच्छा, टाइम यहां पर 2 सेकेंड है, यहां पर 4 सेकेंड है, तो 4 माइनस 2 है ना, 4 माइनस 2, ओके क्लियर है ना? 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा सर? 2 आ जाएगा। तो कट के वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 मोल पर सेकेंड के हिसाब से सर ग्राफ जो है ना, मतलब रिएक्टेंट जो है ना वो डिकम्पोज हो रहा है, खत्म हो रहा है, 1 मोल पर लीटर है ना, 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है? इसके रेस्पेक्ट में ग्राफ आपका क्या हो रहा है? नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है। सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे बढ़े प्रोडक्ट के लिए। चलो अब हम रिएक्टेंट के बाद हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट के लिए। ओके चलो, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर प्रोडक्ट, बहुत ही शानदार है ये, बहुत ही शानदार है ना। ग्राफिकल मेथड से बहुत इजी बन जाता है। कुछ बच्चों को यदि कॉन्सेप्ट में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है तो आप ग्राफिकल मेथड से आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं ना। बहुत ही इजी मेथड है ये बालक। ऑफलाइन के फॉर्म में या फिर हम ऑनलाइन अभी रहते और आपसे इंटरेक्ट हो पा रहे होते तो ये और मजेदार होने वाला था। अच्छा आप मुझे बताओ, अभी प्रोडक्ट सर 0 से स्टार्ट होता है और वो भी बनते चला जाता है। आपको आंख बंद करना है और 2 टाइम इंटरवल मार्क करना है। हमने भी मार्क कर लिया ना भाई। ये है T1 और ये क्या है हमारा T2। T1 के रेस्पेक्ट में ये हमारा C1 और T2 के रेस्पेक्ट में ये हमारा C2। सभी बच्चे कमेंट करेंगे मुझे अभी कि सर यदि हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के लिए यदि हम निकालेंगे तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, सभी बच्चों का जवाब होना चाहिए फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या है? यही ना भाई, फाइनल C2, इनिशियल कितना है C1, टाइम बता दो T2 माइनस T1। अब मुझे बताओ C2 ज्यादा है, ज्यादा में से कम घट रहा है सर, वैल्यू पॉजिटिव ही आने वाली है, इसमें तो कोई संशय ही नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। तो हम आगे बढ़े और हम लास्ट इसका दूसरा जो है ना, दूसरा वो हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे। हमने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर ली, दूसरा हम आपसे डिस्कस करने चल रहे हैं इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कोई बालक मुझे बता दो। सर इंस्टेंट टाइम पर कैलकुलेट किए गए रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, यदि आपको नोटबुक में तैयार करना है तो आप लोग लिख सकते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन विच इज मेजर्ड एट इंस्टेंट टाइम दैट इज कॉल्ड इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ओके चलो हम बढ़े, रेट ऑफ रिएक्शन को आपने डिफाइन कर ही लिया होगा इंस्टैन्टेनियस को। हम बढ़ते हैं ग्राफिकल मेथड की तरफ, और ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले हम बात करेंगे इसके रिएक्टेंट को लेकर के। चलो अब आप लोग मुझे जवाब देना भाई, ये कौन सा एक्सिस भाई? एक्स एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे सर हम किसे रखते हैं? टाइम को रखते हैं। वाई एक्सिस पे हम किसे रखते हैं? तो सर कॉन्सेंट्रेशन को रखते हैं। ठीक है, ठीक है ना भाई।
रिएक्टेंट के लिए बात कर रहे हैं सर, तो कहीं ना कहीं रिएक्टेंट धीरे धीरे डिकम्पोज होकर के क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। इस बार आपको टाइम इंटरवल नहीं देना है, इंस्टेंट टाइम पर कैलकुलेट करना है भाई। तो आप एक टाइम इंटरवल मार्क करो सीधा, है ना। सीधा तो नहीं बन पाया है, चलो काधर चला गया भाई। ओके ओके ठीक है, तो यही था ना आपका रिएक्टेंट का ग्राफ, सॉरी ओके ठीक है, यही था ना आपके रिएक्टेंट का ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा था। और टाइम इंटरवल नहीं, एक पॉइंट पर, एक मतलब इंस्टेंट टाइम पर आपको कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करो, एक टाइम इंटरवल मार्क कर लो, कोई भी टाइम, और उसका क्या कीजिएगा, एक परपेंडिकुलर ले लीजिएगा, जैसा कि हमने ले लिया। और उस केस में आप देखें एक एंगल बन रहा है, जो भी एंगल बन रहा होगा वो वैल्यू आपको दे देगा, है ना। जिस एंगल से आप उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं वो वैल्यू आपको दे देगा। और आप ही लोग मुझे बताइए, जब आप इंस्टेंट चेंज निकालने चलते हैं, इंस्टेंट, तो जो बच्चे मैथ्स या फिर जेईई स्ट्रीम के हैं वो जानते हैं कि सर इंस्टेंट चेंज या फिर स्मॉल चेंज को जब हमें निकालना होता है तो हम लोग डिफरेंशिएशन टर्म का यूज करते हैं। तो यदि हमें रेट, जरा समझिएगा, यदि हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, यदि हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के लिए निकालने के लिए दिया जाए, तो हम क्या करेंगे, इस बार डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी नहीं लिखेंगे, माइनस डी सी अपॉन डी टी लिख रहे हैं। आपका सवाल हो सकता है कि सर माइनस क्यों, तो आपका जवाब आप ही के पास है, रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं। अच्छा, डीसी अपॉन डी टी स्मॉल चेंज, जो भी स्मॉल चेंज वैल्यू देगा ना, बस आप उस वैल्यू को रख लीजिएगा, और जो टाइम इंटरवल आप देख रहे हैं उस टाइम इंटरवल को रख दीजिएगा, बराबर यहां पर आने वाला है tan थीटा। बहुत बच्चों का दिमाग घूम गया होगा, सर tan थीटा ही क्यों। देखिए tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है, जो आप निकालना जानते हैं, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर वैल्यू आप ले लीजिएगा, जो भी वैल्यू यहां से आएगी आप वैल्यू ले लीजिएगा, और बेस की वैल्यू आप यहां से ले लीजिएगा टाइम के हिसाब से, वैल्यू को रखिएगा, आंसर निकल जाएगा। ओके, चलो उसी तरह से मुझे बताओ, यदि हम प्रोडक्ट के लिए बात करते हैं, है ना, प्रोडक्ट के लिए, तो कुछ ऐसा ही ग्राफ होता, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये है टाइम और ये है हमारा कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है, बस ध्यान से समझिएगा। प्रोडक्ट के लिए सर ग्राफ कुछ ऐसा होता है, और हमें क्या करना है, जब आप कुछ भी देख रहे हो तो बस आपको एक टाइम इंटरवल मार्क करना होता है। टाइम इंटरवल मार्क कीजिए, है ना, कोई भी इंस्टेंट टाइम पे, और उसका एक परपेंडिकुलर बना लीजिए। जाहिर सी बात है, आप यहां पर प्रोडक्ट के रेट की यदि आप बात कीजिएगा, वो भी इंस्टेंटेनियस के लिए, तो क्या आएगा, डीसी अपॉन डी, ये वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगा सर, वही डेल्टा सी के जगह पे डी लिख रहे हैं, डिफरेंशिएशन, बराबर क्या आ जाएगा, tan थीटा। इस तरह से आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को लेकर के बहुत ही अच्छे से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी तरह के ग्राफिकल जो सवाल आपके पास आएंगे उसको आप डील कर सकते हैं। आपको वैल्यू दिया होगा, ऐसा रहेगा तो कल की क्लास में हम वैल्यू लाएंगे, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन लाएंगे, और आप लोग उसको कर करके मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। हाल फिलहाल आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कि भाई केमिकल रिएक्शन क्या होता है और रेट क्या होता है। रेट कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में हमने डिफाइन किया, उसके यूनिट को हमने डिफाइन किया, फिर हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात की, जहां पे एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को लेकर के हमने डेफिनेशन प्लस ग्राफिकल मेथड पे डिस्कशन किया। ओके, चलिए, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे ये वीडियो आपको कैसा लगा, और फिर अपने फ्रेंड सर्कल में से जरूर शेयर करेंगे, है ना, ताकि हम आपसे इसी तरह से जुड़ते चले जाएं और आप भी हमसे जुड़ते चले जाएं। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।